तो हेलो एंड नमस्कार, सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं लोकसभा इलेक्शन 2024, जो इंडिया में इस टाइम सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, बहुत सारे अलग देशों की भी इस पर नजर है कि इंडिया में किसकी सरकार बनने वाली है। क्योंकि अगर किसी भी देश में मजबूत सरकार होती है, उसी के अकॉर्डिंग उस देश में इन्वेस्टमेंट आती है। लोग सरकार देखकर ही इन्वेस्टमेंट्स कंट्रीज में करते हैं। हमारे सामने पाकिस्तान बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिसकी सरकार कभी भी 5 साल पूरे नहीं कर पाई। इसलिए वहां पर कभी भी इन्वेस्टमेंट्स या कंपनीज नहीं जाती हैं बड़ा या ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने। क्योंकि अगर सरकार ही स्थिर नहीं है तो वो लोग अपने बिजनेस कैसे चला सकते हैं, जो बिजनेसमैन है और इन्वेस्टर्स हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2024 में किसकी सरकार आएगी, बीजेपी या फिर इंडिया अलायंस। जी हां, बीजेपी वर्सेस इंडिया अलायंस। बीजेपी के अगेंस्ट में इस टाइम पूरा विपक्ष एक साथ आ चुका है और एकजुट हो चुका है। तो क्या विपक्ष इस बार इंडी गठबंधन बीजेपी को उनका एम 400 पार जाने से रोक पाएंगे? क्योंकि बीजेपी तो यही दावे कर रही है। मैंने इस वीडियो में हर वेबसाइट, हर वो चैनल जो इलेक्शन की कवरेज कर रहा है, देखने के बाद ही बारीकी से ये वीडियो को बनाया है, जिससे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कौन ये गवर्नमेंट बनाने जा रहा है। और हम एक तरफा वो नहीं करेंगे, हम लोग ये रीजन भी बताएंगे कि क्यों इनकी सरकार आ सकती है या फिर क्यों इनकी सरकार आ सकती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एनडीए वर्सेस इंडिया। एनडीए जो बीजेपी के अलायंस है, जिन्हें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है वो लोग डेफिनेटली जानते होंगे। जो अलायंस है वो एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच में होने वाला है। तो टोटल जो लोकसभा की सीट्स हैं वो है 543, जिस पर पूरी वोटिंग होने वाली है। तो लोकसभा की जो सीट है वो 543 है। अब यह चुनाव 7 फेज में होगा। पहला फेज अप्रैल 19 जो कि स्टार्ट हो चुका है, दूसरा फेज अप्रैल 26, तीसरा मई 7, चौथा मई 13, पांचवा मई 20, 6 मई 25 और सातवां जून 1, क्योंकि 4 जून को नतीजे आएंगे। तो लास्ट फेज की वोटिंग जून 1 तक चलेगी। और टोटल 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज में ये इलेक्शन होने वाले हैं। तो देखते हैं कहां क्या क्या होने वाला है। तो जो फेज 1 की वोटिंग है वो होनी है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, मध्य प्रदेश, जे&के, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप। फेज 1 ही है ये भी। इनकी डेट्स है 19 अप्रैल। ये सारे 19 अप्रैल में जो जो मतदान होने वाले हैं, ये कुल इन फेजेस में, इन स्टेट्स में और इनके इतने जिलों में इलेक्शंस होने वाले हैं। फेज 2। अब बात करते हैं फेज 2 की। तो फेज 2 इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि फेज 2 में उत्तर प्रदेश में भी वोटिंग होने वाली है। उत्तर प्रदेश सिर्फ एक ही फेज में खत्म नहीं हो जाएगा। इतना बड़ा स्टेट है कि पाकिस्तान से ज्यादा सीट्स उत्तर प्रदेश में आती हैं। सिर्फ पाकिस्तान इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में जितनी सीट्स हैं, इतना बड़ा स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश है कि इसमें अकेले इतनी सीट्स आती हैं। तो इसको भी फेजेस में बताया गया है, वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा किस फेज में उत्तर प्रदेश में कैसे कैसे सीट्स होने वाली। तो ये जो इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में 8 जिलों में होने वाला है। पहला जो ये उत्तर प्रदेश का पहला फेज रहेगा 26 अप्रैल। तो इसमें भी आसाम, बिहार, जे&के, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। और इनमें 26 अप्रैल में ये जो दूसरा फेज है, और इसमें 1 कर्नाटक 14 जिले, केरल में 20, मध्य प्रदेश में 7, महाराष्ट्र के 8 जिले, मणिपुर के 1, राजस्थान में 13, त्रिपुरा में 1, उत्तर प्रदेश में 8 और पश्चिम बंगाल में 3। नीचे वाला कौन सा है मैं देख नहीं पा रहा, देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 3। अब करते हैं फेज 3 की बात। फेज 3
फेज 3 में फिर आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, जे-एंड-के, कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, लगभग वही सेम सारे वो, और लक्षद्वीप भी इसमें ऐड हो गया है। तो इसमें 4 जिले, 5 जिले ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करके 4, 5, 2, 6, 26, जम्मू में 1 सीट, कर्नाटक 14, एमपी में 8 जिले, महाराष्ट्र के 11 जिले, उत्तर प्रदेश के 10, बंगाल के 4, छत्तीसगढ़ के 7, दादरी हवेली के 1 और दमन द्वीप के 1, जो कि 7 मई में होने वाला है। फेज 4 में आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और तेलंगाना। इसमें भी जिले आंध्र प्रदेश में 25, बिहार के 5, जे-एंड-के में 1, एमपी में 8, महाराष्ट्र के 11, उड़ीसा के 4, उत्तर प्रदेश के 13, पश्चिम बंगाल में 8, झारखंड में 4 और तेलंगाना में 17। ये वाला जो मतदान होगा ये 13 मई में होने वाला है। फेज 5 में बिहार, जे-एंड-के, लद्दाख, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड। इसमें 5, 1, लद्दाख 1, महाराष्ट्र 13, उड़ीसा 5, उत्तर प्रदेश 14। देखिए उत्तर प्रदेश के इतनी सीट्स है कि हर बार ज्यादा सीट्स और इतनी ज्यादा हो रही है। पश्चिम बंगाल 7, झारखंड में 3 और ये वाले मतदान 20 मई को होने वाले हैं। 25 मई में होने वाले मतदान, बिहार में 8 जिले, हरियाणा में 10 जिले, उड़ीसा में 6 जिले, उत्तर प्रदेश में 14 जिलों में, पश्चिम बंगाल में 8 जिले, झारखंड में 4 जिले, दिल्ली में 7 जिले। ये मतदान 25 मई को डाले जाएंगे फेज 6 के। यूपी में सबसे बड़े 3 फैक्टर हैं। पहला इंडिया, जो कि सपा और कांग्रेस। दूसरा है बीजेपी प्लस आरएलडी, एनडीए पूरा गठबंधन। और यहां पर जो फैक्टर है बीएसपी यूपी में बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है, क्योंकि मायावती बहुत टाइम से शांत है और ये शांति बीजेपी को भारी पड़ने वाली है या फिर इंडिया गठबंधन को। ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा कि मायावती किसके साथ जाने वाली है। उन्होंने अभी भी अपने सारे पत्ते नहीं खोले हैं, वो अभी भी कुछ चीजें हाइड करके चल रही है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान, आरएलडी बीजेपी में जुड़ गई तो वहां से भी वेस्टर्न यूपी से सपा को बहुत ज्यादा चोट पहुंचने वाली है। दूसरी चीज, जब अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी, ये 2 लड़कों की जोड़ी एक बार बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है, जिसका रिजल्ट हम लोग लास्ट टाइम देख चुके हैं। उसके बावजूद भी दोबारा से ये जो जोड़ी बन के आ रही है, तो क्या ये लोग कुछ कर पाएंगे? क्या इन्होंने पहले से कुछ सीखा नहीं है? क्या सपा अकेली कांग्रेस से ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी? या फिर कांग्रेस यूपी में अपने गढ़, राहुल गांधी अपने गढ़ की सीट छोड़कर अमेठी, जहां से वो हमेशा जीते हैं, जो कांग्रेस का गढ़ है, राहुल गांधी को अमेठी से स्मृति ईरानी ने हरा दिया था, जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। और राहुल गांधी यहां से वायनाड चले गए इलेक्शन लड़ने के लिए, तो आप अपने गढ़ में हार गए। आप उस पार्टी का पीएम फेस हो, आप रिवील नहीं किया, पर सबको पता है कि कांग्रेस में इस टाइम राहुल गांधी ही पीएम फेस के लिए चल रहे हैं। तो आप पीएम फेस होने के बाद में, इतने मजबूत नेता होने के बाद में, आप अपनी सीट अमेठी जैसी गढ़ को आप छोड़ के वायनाड चले गए हो, जिससे लोग, बीजेपी ने बोला है कि हमने उनको यहां से भगा दिया। और इस बार बहुत ज्यादा चर्चा में है कि वायनाड की सीट पर इलेक्शन जल्दी होने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वापस राहुल गांधी अपना एक बार और लक अमेठी में आजमाने वाले हैं। हालांकि वो कहीं भी ये चीज अभी खुलकर नहीं बोल रहे हैं, पर इस पर उन्होंने चुप्पी साधी है और वो मना भी नहीं कर रहे हैं इस चीज को। तो यूपी में तो बीजेपी स्ट्रांग है। यूपी में जो चरण में वोट होने वाली है, पहला चरण 8 लोकसभा सीट पे होने वाला है 19 अप्रैल को। दूसरा चरण 8 लोकसभा सीट 26 अप्रैल को। तीसरा चरण 10 लोकसभा सीट 7 मई को। चौथा चरण 13 लोकसभा सीट 13 मई को। पांचवा चरण 14 लोकसभा सीट 20 मई को। छठा चरण 14 लोकसभा सीट 25 मई को। सातवां चरण 13 लोकसभा सीट 1 जून को, क्योंकि फिर इसके बाद में नतीजे आ जाएंगे। बिहार, राजनीति की बात हो और बिहार की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि बिहार की राजनीति और यूपी की राजनीति ही इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस है।
यूपी और बिहार में बच्चा बच्चा राजनीति में इन्वॉल्व है और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी लेता है। दिल्ली और आप और जगह स्टेट्स में जाएंगे तो लोग उतना खुलकर राजनीति में इन्वॉल्व नहीं है, उन्हें उतनी चीजें नहीं पता, पर यूपी और बिहार के खून में, बच्चों के खून खून में राजनीति है, तो सबको राजनीति में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। अब बिहार में सबसे बड़ा फैक्टर है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार या फिर पलटू राम, क्या बोले, कभी इधर भाग जाते हैं कभी इधर भाग जाते हैं। हाल ही में इन्होंने आरजेडी के साथ में थे, अब आरजेडी के साथ से वापस बीजेपी में आ गए हैं। अब ये इलेक्शन के बाद में बीजेपी के साथ टिकते हैं या नहीं टिकते हैं, इसकी गारंटी तो खुद भी नहीं ले सकते। पर हाल फिलहाल में देखा जाए तो अभी की कंडीशन में वो बीजेपी के साथ में है नीतीश कुमार। और इसका एक बड़ा कारण यह भी बताया जा रहा है, नीतीश कुमार पीएम फेस बनना चाहते थे इंडी गठबंधन में, जो कि उन्हें नहीं मिला, इसीलिए वो वापस भागकर बीजेपी में आ गए और उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें पता था कहीं धोबी घर का ना घाट का रह जाए। वो वर्ड मैं यूज नहीं कर सकता हूं, सॉरी, क्योंकि न सम्मानित नेता है। बिहार में अभी राजनीति बहुत ज्यादा गर्माई हुई है। बिहार ही में हाल ही में आप लोगों ने एक किस्सा सुना होगा जिसमें तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे थे, वो भी नवरात्रि में। तो ये मछली क्या उनकी राजनीति को डुबो देगी या पार लगाएगी? क्योंकि बीजेपी का कहना है कि वो नवरात्रि में मछली खा रहे थे, और ये सिर्फ नेता जो है, ये हिंदू जो है ना, ये सिर्फ फेस्टिव हिंदू है, मतलब ये ओकेशनली ओकेशन पर ही हिंदू बन जाते हैं। उधर तेजस्वी यादव ने सफाई देते हुए बोला कि नहीं, वो मैंने नवरात्रि से पहले खाई थी, उसके बाद में उन्होंने संतरा खाते हुए अपनी वीडियो निकाली थी। तो देखते हैं बिहार की मछली आरजेडी को कहां पे लेके जाती है, आरजेडी या फिर बीजेपी। पर बिहार में भी बीजेपी मजबूत है, क्योंकि 17 सीटें हैं। तेजस्वी की पार्टी के पप्पू यादव आरजेडी से खासा खफा हैं। वो भी इस चीज को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि इंडी गठबंधन के तहत कांग्रेस का प्रत्याशी सपा ने इन्होंने आरजेडी ने वहां से खड़ा किया है, और पप्पू यादव वहां से निर्दलीय उम्मीदवार बन गए हैं। तो क्या वो भी इनकी सीट काट के तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाएंगे, ये तो देखा जाएगा तभी। पर हां, बिहार में अच्छी टक्कर होने वाली है। राजस्थान में हाल ही के इलेक्शन में बहुत ज्यादा समीकरण चेंज हो गया है। राजस्थान में अभी तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और अच्छे खासे प्लस में थे, पर अब इलेक्शन के बाद में समीकरण चेंज हो गया। 25 में से 22 सीटें बीजेपी के पास और कांग्रेस के पास सिर्फ एक, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है। इसमें 2-3 बड़े फैक्टर हैं। पहला फैक्टर आ जाता है कि कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं में, सचिन पायलट में और जो उनके सीएम थे, उनके अच्छे संबंध नहीं थे। वो लोग की टकरार आपको, हम सबको मीडिया में और खुले में बहुत ज्यादा देखने को मिली थी। दोनों ही सीएम पद के दावेदार थे। तो क्या 2 बड़े नेताओं का आपस में समीकरण ना होना कांग्रेस को नुकसान दे गया? दूसरा बड़ा फैक्टर, कन्हैया सर तन से जुदा। आप सबको ही पता होगा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, राजस्थान में एक जो दर्जी थे उनका गला काट दिया था मुस्लिम्स ने, कहकर सर तन से जुदा, और उन्होंने फेसबुक लाइव भी किया था। तो बड़ी निर्मम हत्या करी गई थी, जिस पर कांग्रेस ने वो रिएक्शन नहीं दिया जो उनको देना चाहिए था। वो कहीं ना कहीं उस चीज को दबाने और छुपाने की कोशिश कर रही थी, जैसा उन्होंने अभी कर्नाटका में किया। कर्नाटका में भी उनकी खुद के ही कार्यकर्ता की बेटी को मारा गया, और वो उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं। उसकी जांच कराएं, उसमें चीजें खोलें कि हुआ क्या है, परत दर परत आपको उसमें इनसाइड स्टोरी क्या है वहां जाना चाहिए। वो करने की बजाय, अपने कार्यकर्ता को हेल्प करने की बजाय उनके बारे में उल्टी बकवास कर रहे हैं कि नहीं वो तो पहले से रिलेशन में थी। भाई आप कौन होते हो ये चीजें बकवास करने वाले? पहले आप जांच होने दो, जांच में क्या निकल के आता है फिर आप कोई बयानबाजी करो। अगर आप पहले ही बयानबाजी कर रहे हो तो आप एक तरफा खेल रहे हो। तो ये जो कन्हैया फैक्टर था वो भी कांग्रेस को डुबा गया राजस्थान में। तो वहां पे लोग हंसी खफा थे इनसे। तो अभी भी अगर कांग्रेस वहां पे अपनी स्थिति नहीं सुधारती और अपने 2 बड़े नेताओं के बीच का जो गैप है वो फिल नहीं करती, तो राजस्थान की सीट भी बीजेपी को ही फायदा होने वाला है।
और उनके 400 पार के मिशन में ये लोग इस तरीके से हेल्प कर देंगे। तो राजस्थान में 19 अप्रैल में पहले चरण में जो इलेक्शन होने वाले हैं, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर सिटी, अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा, नागौर, और दूसरा चरण 26 अप्रैल को टोंक, सवाई धामपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोट और बारां में होने वाले हैं। तो ये यहाँ पे 2 फेजेस में होने वाले हैं, 25 सीटों पर चुनाव। दिल्ली इंडिया की राजधानी, कैपिटल ऑफ इंडिया, यहां पे बीजेपी के हाथ में कुछ भी नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास 4 सीटें हैं, पर सीएम जेल में। कांग्रेस के हाथ में 3 सीटें हैं, पर कांग्रेस को यहां पे भी कन्हैया ही लेके डूबेगा। कांग्रेस ने कन्हैया को दिल्ली की एक सीट से उम्मीदवार उतारा है, जो उनका स्टार कैंपेनर भी बोल सकते हो आप। अब ऐसे बंदे को, जिसकी छवि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बोला गया था, इनके वीडियोस भी सामने आए, इनके अगेंस्ट में बहुत ज्यादा आया, और कन्हैया को एंटी नेशनलिस्ट बोले तो ये गलत नहीं होगा। अब कांग्रेस अपनी छवि क्यों खराब कर रही है ऐसे लोगों को वोट देकर, ऐसे लोगों को टिकट देकर क्यों अपनी छवि खराब कर रहे हो? आप पहले से ही आप बैकफुट पे हो, आप इतने वीक हो चुके हो कि विपक्ष, आपकी वजह से हमें कोई मजबूत विपक्ष नहीं मिल रहा है। उसके बावजूद आप कन्हैया कुमार जैसे एंटी नेशनलिस्ट पर दाव खेल रहे हो, जो कि आपके ही अगेंस्ट जाने वाला है। बहुत ही कम लोग होंगे जो कन्हैया कुमार को सपोर्ट करते होंगे, वो सिर्फ कमेंट्स और इन सब में ही आ सकते हैं, क्योंकि कन्हैया की रैलियां मोस्टली खाली रहती हैं। बिहार में मनोज तिवारी को खड़ा करा है कन्हैया कुमार के अगेंस्ट बीजेपी ने। अब बिहार का आदमी बहुत समझदार हो चुका है, आईएएस और आईपीएस बिहार से निकलते हैं, तो वो पढ़े लिखे लोगों को, आप ऐसे बंदे को आप उनके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं। बिहारी दोनों दिल्ली में, पूरे बिहारी दिल्ली में भारी पड़ रहे हैं इस टाइम, और दोनों बिहारी इसी सीट पर आमने सामने हैं। तो बिहार के लोग बहुत समझदार हैं। आपको किसी भी ऐसे एंटी नेशनलिस्ट को खड़ा नहीं करना चाहिए था जहां पे आपकी छवि खराब हो जाए। तो यहां पे मुझे लगता है कि कांग्रेस के डिसीजंस बहुत ही खराब हो रहे हैं, जिसके नतीजे हमें उनकी पार्टीज में दिख भी रहे हैं, जगह जगह से उनकी सरकार गिर भी रही है। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने खाली गेन किया है। तो दिल्ली में अच्छा मुकाबला होने वाला है। और आम आदमी पार्टी का जेल फैक्टर, उन्होंने बोला है जेल के अगेंस्ट में हम लोग वोट डालेंगे। तो उनका ये वाला कैंपेन कहां तक साबित होता है, सही जाएगा या उनके फेवर में नहीं जाएगा, अब ये तो आगे ही पता लगेगा कि सीएम का जेल जाना कांग्रेस, ये बीजेपी को भारी पड़ेगा या बीजेपी के पक्ष में जाएगा। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी। तो मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से कांग्रेस के पास 1 रह गई है और बीजेपी के पास में 28 वोट आ चुकी हैं। तो क्या ये जो बढ़त राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने ली है, उसी के बाद से उन्हें ये 400 पार का कॉन्फिडेंस आया है? तभी उन्हें ये 400 पार का इन लोगों ने जो नारा लगाया है। मोस्टली जो चीजें हैं कि जहां जहां उन्होंने नई गवर्नमेंट बनाई है और वहां पे उन्हें सीटों पर बहुत अच्छी खासी बढ़त मिली है। अच्छी खासी क्या, एक तरफा बढ़त मिली है, और उन्होंने रूलिंग पार्टी को धूल चटाई है। तो फिर इससे भी कांग्रेस बहुत ज्यादा बैकफुट पे आ जाती है। तो मध्य प्रदेश तो क्लियरली बीजेपी को जाने वाला है। यहां पे कोई बड़ा फैक्टर कुछ नहीं होने वाला है। जम्मू कश्मीर, धारा 370 हटने के बाद में पहला चुनाव होने जा रहा है जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी भी बंद हो गई है, लोग आराम से जी रहे हैं, डेवलपमेंट भी बहुत हो रहा है, होटल्स भी बनाए जा रहे हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, पर अभी भी वहां पर टारगेट किलिंग चल रही है। वहां पे हिंदुओं को टारगेट कर करके मारा जा रहा है। प्लस में जो लोग बाहर से आके कश्मीर में बस रहे हैं, बिहार से, यूपी से रोजगार के लिए कोई आ रहा है, उनको भी टारगेट किलिंग करके मारा जा रहा है।
अगर कश्मीरीज ये बोलते हैं कि हमें हमारे यहाँ आ रहे हैं इसलिए मार रहे हैं, तो बहुत सारे कश्मीरीज, आप गोवा जाइए, आप दिल्ली जाइए, शॉप्स खोल के बैठे हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं। कोई अगर आपको गोली मारना शुरू कर दे तो आपको कैसा लगेगा? इंडिया है, ऐसा नहीं है, हर आदमी काम की खोज में इधर उधर जाता है। आप किसी की जान नहीं ले सकते। काम की, रोजगार की, रोटी रोजी के लिए जाता है आदमी। कोई आपके वहां पे कोई कब्जा करने नहीं आ रहा है इस चीज को लेके। तो आप कितने रेडिकल हो अगर आप उन लोग को गोली मार देते हो? एक मजदूर को गोली मार दी, एक रिक्शा वाले को गोली मार दी। आपको रिक्शा वाले और मजदूरों से क्या खतरा है? वो बेचारे आपको क्या बिगाड़ लेंगे? आप उनके पूरे परिवार को बर्बाद कर रहे हो। तो टारगेट किलिंग जो 370 के बाद बहुत हद तक कम हो गई है। तो ये चीज मुझे लगता है, मेरे ओपिनियन में मुझे जो लगता है, जो मैंने वीडियोस देखे, बहुत सारा जो मैंने ट्रैक किया, मैंने आपको शुरू में बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, मैंने बहुत सारे लोगों के रिव्यूज देखे कि लोग क्या क्या बोल रहे हैं, कश्मीर की जनता की क्या राय है, मैंने कुछ कुछ चैनल्स पे डिबेट और ये सारी चीजें देखी। तो मुझे लगता है बीजेपी को यहां पे बढ़त मिलने वाली है। अब बात करते हैं पूरे इंडिया की। अब पूरे इंडिया में आप ये देख रहे होंगे, ये जितना बीजेपी का जाल अब इस टाइम फैल चुका है महाराष्ट्र में अब उद्धव गुट, शिवसेना भी दो गुटों में बट गई है, एनसीपी भी दो गुटों में बट गई है। बीजेपी को दोनों गुट का आधा आधा साथ है। तो लोग, मैं भी जो न्यूज़ देख रहा था, लोग क्लियरली बोल रहे थे कि हमें गुट बटने से कोई भी 50% या फिर 50% आशंका नहीं है। लोगों का थॉट क्लियर है, उन्हें पता है उन्हें किसे वोट करनी है, चाहे वो शिवसेना हो या फिर वो बीजेपी हो या फिर वो एनसीपी हो। तो इसके अकॉर्डिंग भी लोग वोट करने वाले हैं और बहुत क्लियर थॉट्स हैं। तो महाराष्ट्र में भी इंडी गठबंधन को बहुत ज्यादा चोट पहुंचने वाली है, क्योंकि वहां पे कोई भी ऐसी पार्टी नहीं दिख रही कि जो आप हम लोग बोल सके कि हाँ, ये लोग वहां पर बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। क्योंकि जो स्ट्रांग पोजीशन में थी उसको भाजपा ने अपनी तरफ ले लिया, उनकी पार्टियां तोड़वा दी हैं, क्लियरली फैक्ट है। और ये चीज इंडिया में बंद होनी चाहिए कि अगर आप किसी पार्टी से खड़े हो, आपको आदमी वोट कर रहा है, उसके बाद आप पैसा लेके दूसरी पार्टी में चले जाते हो, किसी के थॉट्स नहीं बदलते। अगर मैं किसी पार्टी से खड़ा हो रहा हूं तो मेरा सिद्धांत या मेरा मन उस पार्टी के साथ है। अगर मैं बाद में कहीं भागता हूं तो डेफिनेटली मेरे मन में खोट है, या मैं पैसा ले रहा हूं, या फिर जो मेरा लीडरशिप है उस पार्टी की वो अच्छी नहीं है, इसलिए मैं दूसरी तरफ जा रहा हूं। तो ये चीज बहुत गलत है। अगर ऐसे कोई भी इलेक्शन होने के बाद में दूसरी पार्टी में जाना चाहता है तो वहां पर इलेक्शन रद्द होने चाहिए, दोबारा से इलेक्शन कराने चाहिए। ये जनता के साथ धोखा होता है, तो ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए। सबसे ज्यादा करता है। तो अब हम देख रहे हैं यूपी में बढ़त है, राजस्थान में बढ़त है, गुजरात तो बीजेपी का गढ़ है, एमपी में भी बढ़त है, छत्तीसगढ़ में भी बढ़त है, महाराष्ट्र में भी बढ़त है। साउथ में आ जाते हैं। साउथ में बीजेपी कुछ खास नहीं कर पाएगी। साउथ में बहुत सारी अब एआईडीएम के भी, जो जयललिता के एक्सपायर हो गई, उनके जाने के बाद में, निधन के बाद में उतनी स्ट्रांग नहीं रह गई है। तो डीएमके वापस पावर में आ चुकी है। हालांकि स्टालिन के बेटे ने बहुत कुछ बोला कि हम हिंदू धर्म को खत्म कर देंगे, हिंदू धर्म एक बीमारी है। तो ऐसे बयानों से बचना चाहिए, आपको सबको एक नज़र से देखना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो। आप ऐसे करके, हालांकि वहां पे इस वोट बैंक से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो माइनर चांसेस है इन वाले बयानों से बीजेपी को थोड़ी बहुत बढ़त मिले, पर कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। और केरला में मुझे नहीं लगता बीजेपी एक सीट भी ले आई तो वो उनकी बढ़त होगी। केरला में बीजेपी कुछ भी नहीं कर पाएगी, हार्डली एक सीट ले पाएगी, हार्डली, वो भी। तो ज़्यादा कुछ होना नहीं है साउथ में। कर्नाटका में कांग्रेस की पार्टी बहुत मजबूत है, पर कर्नाटका में जो इंसिडेंट्स हुए हैं, अभी एक मैंने आपको बताया था वीडियो में कि एक कांग्रेस के ही जो कार्यकर्ता थे, उनकी बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई मारकर। टारगेट किलिंग थी, प्रॉपर एक तरफा उसमें उसको मारा गया था बेचारी को। और ये फैक्टर्स में अभी वहां पर जांच भी इसकी जारी है कि क्या ये लव जिहाद का केस है, और डेफिनेटली जो फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं ये लव जिहाद का केस है। तो ये फैक्टर थोड़ा बहुत शायद कांग्रेस को नुकसान दे। और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, उनके जो बयान आ रहे हैं अपने ही कार्यकर्ता के अगेंस्ट में, वो भी कांग्रेस को यहां पे नुकसान देंगे। अब देखिएगा यहां पे भी फर्क पड़ेगा। गोवा ऑलरेडी बीजेपी का है, आंध्रा में बीजेपी को कुछ खास नहीं मिलने वाला, उड़ीसा में तो
पटनायक जी बैठे हैं और वो ही आने वाले हैं और अच्छे से। पर हाँ, इनका बीजेपी को समर्थन पीछे से तो रहता है। बंगाल, ममता दीदी को भी बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है।